अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो गेट सीएससी के लिए, तो आपको प्रिपरेशन की स्टार्टिंग में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए, कौन से सब्जेक्ट से आपको स्टार्ट करना चाहिए, और कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको लास्ट में पढ़ना चाहिए ताकि आप एग्जाम के टाइम पे उन्हें थोड़ा ज़्यादा रिटेन कर सको। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर आई स्टार्ट, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर आप गेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो सीएससी ब्रांच से, तो आपको पता होगा लगभग 11 से 12 सब्जेक्ट्स, 12-13 सब्जेक्ट्स कुछ हैं वहाँ पर मैं जो कि पढ़ने होते हैं गेट एग्जाम के लिए, अगर आप सीएससी ब्रांच से कर रहे हो तो यहाँ पर आप देखोगे प्रिपरेशन के स्टार्ट से लेकर एग्जाम तक एक टाइमलाइन हमने बनाई है और यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन से मंथ्स में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स कर लेने चाहिए। ये सिर्फ एक रफ आइडिया यार, इसके हिसाब से आप अपना जो भी प्लान है वो आप बना सकते हो, अकॉर्डिंगली आप इसमें चेंजेस कर सकते हो अपने हिसाब से। तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले जून में हमने सी प्रोग्रामिंग, डीएसए और एल्गोरिदम रखा है। क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा मोटिवेटेड रहना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग में। अगर आप स्टार्टिंग में कोई ऐसा सब्जेक्ट उठा लोगे जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, आपने इंजीनियरिंग मैथ्स वगैरह उठा ली और आपसे अगर चीजें नहीं हो रही हैं, आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझ में नहीं आ रहे हैं, आपके सोल्यूशन नहीं आ रहे हैं, आंसर्स नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चंस नहीं लग पा रहे हैं, तो वहाँ पे आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड फील करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि जो एग्जाम है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, उसका लेवल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है और हो सकता है आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो छोड़ भी दो। ठीक है, इसीलिए जो स्टार्टिंग है वहाँ पर हमें इजी सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, इसीलिए हम सी प्रोग्रामिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर हम डीएसए की तरफ जाएंगे, देन फिर हम एल्गोरिदम की तरफ जाएंगे। जरूरी नहीं आप सीधे एल्गोरिदम की तरफ जाओ डीएसए के बाद, आप कोई और सा सब्जेक्ट भी उठा सकते हो। मैं सिर्फ एक रफ आइडिया लेके चल रहा हूँ कि अगर आप इस तरीके से करते हो तो आप नवंबर तक अपना जो सिलेबस है वो लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक, तो इसीलिए जो जून है वहां पर हमको सी प्रोग्रामिंग, डीएसए और एल्गोरिदम कंप्लीट करना है इस पूरे महीने में। अब यहाँ पर आप देखोगे तो एक चीज आपको लगेगी कि यार एक महीने में 3-3 सब्जेक्ट और 2-2 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। इस प्लान को जिस तरीके से मैंने बनाया जून से लेकर नवंबर तक 6 महीने में आप कैसे खत्म कर सकते हो, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप अपने एग्जाम को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हो और आप रोज के 7 से 8 घंटे तो आप निकालोगे ही, और विद द टाइम जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा तो आप अपने नंबर ऑफ आर्ट्स 8 से और ज्यादा बढ़ाते जाओगे, 7 से 8, 8 से 9, इस तरीके से बढ़ाते जाओगे जैसे जैसे एग्जाम आपके पास आएगा। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने देखा कि जून में हमें सी प्रोग्रामिंग, डीएसए और एल्गोरिदम कंप्लीट करना है। इसके बाद नेक्स्ट मंथ है जुलाई, जिसके अंदर आपको टीओसी और कंपाइलर डिजाइन कंप्लीट करने हैं। टीओसी थोड़ा लंबा सब्जेक्ट है, आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा समझोगे तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसीलिए मैंने टीओसी के साथ कंपाइलर डिजाइन दिया है जो कि थोड़ा सा छोटा सब्जेक्ट है और जल्दी हो जाएगा अगर आप टीओसी अच्छे से कर लेते हो। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा अगस्त। यहाँ पे मैंने रखा है डिजिटल लॉजिक और सीओए। सीओए थोड़ा लेंदी सब्जेक्ट है और जो डिजिटल लॉजिक है वो थोड़ा छोटा सब्जेक्ट है, इसीलिए मैंने एक लेंदी और एक छोटा सब्जेक्ट लिया है ताकि आप एक महीने के अंदर उसे कवर कर सको। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है हमारा सितंबर। सितंबर में आपको करना है ओएस और डीबीएमएस। ये दोनों सब्जेक्ट छोटे नहीं है यार, लेकिन उतने लेंदी भी नहीं है दोनों सब्जेक्ट। अगर आपने अपने सेकंड ईयर में दोनों सब्जेक्ट थोड़ी सीरियसनेस के साथ पढ़े हैं तो आप ये एक महीने के अंदर दोनों इजीली कवर कर लोगे। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा अक्टूबर। अक्टूबर में आपको सीएन और एप्टीट्यूड करना है। मैंने सीएन के साथ एप्टीट्यूड इसलिए रखा है क्योंकि जो सीएन है वो यार काफी लेंदी सब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा लेंदी सब्जेक्ट पूरे सिलेबस में सीएन ही है। तो जो एप्टीट्यूड है वो छोटा सब्जेक्ट है, कंप्यूटर नेटवर्क काफी लेंदी सब्जेक्ट है, तो इसीलिए मैंने इन दोनों को साथ में रखा है ताकि अक्टूबर के अंदर अंदर आप इन दोनों को खत्म कर सको। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा नवंबर। नवंबर में आपको कोशिश करनी है डिस्क्रीट मैथ्स और इंजीनियरिंग मैथ्स खत्म कर सको। अब इंजीनियरिंग मैथ और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को हमने लास्ट में रखा है क्योंकि इसके अंदर काफी सारे फॉर्मुलास हैं। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को आपको काफी सारे फॉर्मुलास याद रखने पड़ेंगे। इंजीनियरिंग मैथ्स के लिए के अंदर आपको इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, इस तरीके और जो टॉपिक्स हैं वो सभी के अंदर आपको काफी सारे फॉर्मुले देखने पड़ेंगे जो कि आपको याद रहने चाहिए। तो आप इन चीजों को लास्ट में पढ़ेंगे तो आपको फॉर्मुलास भी याद रहेंगे और थोड़ा सा आपको रिटेन करने में उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, एकदम एग्जाम के पास में आप इसको पढ़ोगे तो। ठीक है, तो इस तरीके से आप दिसंबर का थोड़ा सा टाइम ले सकते हो इंजीनियरिंग और डिस्क्रीट मैथ्स के लिए। ठीक है, अब जैसे आप अपने डिस्क्रीट मैथ और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कंप्लीट कर लेते हो, मतलब लगभग हमने पूरा सिलेबस कवर कर लिया है, तो इसके बाद मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने जून से लेकर नवंबर तक जितने भी सब्जेक्ट्स आपने पढ़े इन सबके आप टेस्ट, डीपीपीस, रेगुलर रिवीजन, शॉर्ट नोट्स और पीवाईक्यूज लगा चुके होंगे साथ साथ। ठीक है, हर सब्जेक्ट खत्म होने का। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट चीज ये आती है कि वो लोग जो कि 3rd ईयर 4th ईयर या फिर कॉलेज में जिनको उतना टाइम नहीं मिल पाता, या फिर वो लोग जो जॉब में है, वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग डीपीपीस छोड़ सकते हैं, नंबर ऑफ टेस्ट थोड़े से कम कर सकते हैं अपने। आपको यहाँ पे जो रिवीजन है वो शॉर्ट नोट से करना है। पहले आपको शॉर्ट नोट से रिवाइज करने हैं, 1 या 2 बार और आपने फुल नोट रिवाइज कर लिए, फिर आपको शॉर्ट नोट से ही रिवाइज करना है। शॉर्ट नोट्स के अंदर रेफरेंस दो अपने फुल नोट्स का। कोई कॉन्सेप्ट आपको शॉर्ट नोट्स में नहीं समझ में आ रहा है तो उसका पेज नंबर आप जो फुल नोट्स में है वो लिखो, और फिर उस कॉन्सेप्ट को जो नहीं समझ में आ रहा है उसको आप फुल नोट्स में जाके देखो। ठीक है, ये चीज आपको करनी है शॉर्ट नोट्स के साथ। तो जो शॉर्ट नोट्स हैं वो आपको बनाने हैं और उसी से रिवीजन करना है, क्योंकि फुल लेंथ नोट से आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैं ये ज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप पीवाईक्यूज लगा चुके होंगे। पीवाईक्यूज आपको लगाने, भले ही आप डीपीपीस छोड़ दो, पीवाईक्यूज आपको लगाने हैं हर सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, तो ये हम पूरा ज्यूम करके चल रहे हैं। इतना हमारा हो गया, जून से लेकर नवंबर तक सारे सब्जेक्ट हो चुके हैं। जितने भी सब्जेक्ट आपने नवंबर तक कर लिए हैं उन सबके आप ये सारी चीजें लगा चुके हैं, टेस्ट, रिवीजन, शॉर्ट नोट्स के थ्रू जो कि पीवाईक्यूज और डीपीपीस। ठीक है, अब लास्ट का जो 1.5 से 2 महीना है, दिसंबर और जनवरी, यहाँ पर आपको अपनी टेस्ट सीरीज पर ध्यान देना है, एनालिसिस करना है कि जो भी क्वेश्चंस आपको टेस्ट सीरीज में गलत हो रहे हैं, जितने भी नंबर आपके आ रहे हैं, कहाँ आपको आपकी नेगेटिव मार्किंग हो रही है, नंबर्स कहाँ कट रहे हैं, कौन कौन सी सिली मिस्टेक्स हैं जहाँ पर आप नंबर खो देते हो, उन सब पे काम करना है। रिवीजन आपको रेगुलर करने हैं। शॉर्ट नोट से कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है तो रेफरेंस वहां पर लिखना है, पेज नंबर,
और वो कॉन्सेप्ट आपको अपने फुल नोट्स में जाके देखना है। कोई भी न्यू सब्जेक्ट आपको नहीं स्टार्ट करना। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई सब्जेक्ट छूट भी जाता है जून से लेकर नवंबर के अंदर, पूरा ही सब्जेक्ट छूटा हुआ है, तो अब आपको उस सब्जेक्ट को दोबारा नहीं उठाना है, क्योंकि अब इस टाइम पे आप दूसरा नया सब्जेक्ट उठाओगे, काफी ज्यादा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा वहाँ पे नए कॉन्सेप्ट सीखने में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई भी नया सब्जेक्ट नहीं उठाना है। जो भी मिस्टेक्स आपसे हो रही है, जो भी एरर्स आपसे हो रहे हैं, सिली मिस्टेक्स जो भी हो रही हैं, वो सब पे आपको काम करना है लास्ट के 2 मंथ्स के अंदर। और सबसे ज्यादा फोकस आपको रखना है अपने मार्क्स पे, कि आपके जो टेस्ट सीरीज है उसमें आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और कौन कौन से कॉन्सेप्ट है, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन है जहाँ पर आपकी सबसे ज्यादा मिस्टेक्स हो रही है, जहाँ पर आपके सबसे ज्यादा नेगेटिव नंबर मिल रहे हैं और आपकी जो रैंक है वो नीचे जा रही है टेस्ट सीरीज के अंदर, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और बाकी जो प्लानर है पूरे जून से लेकर जनवरी तक, इसे आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो। मतलब जनवरी तक नहीं, नवंबर तक आपको मॉडिफाई करना है। दिसंबर और जनवरी में आपको यही चीजें करनी है जो मैंने बताई हैं। जून से लेकर नवंबर तक आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको जुलाई में टीओसी और कंपैरेटिव डिजाइन नहीं करना है, तो आप डिजिटल लॉजिक और सीओई पढ़ सकते हो उसके हिसाब से, और फिर आप टीओसी और कंपैरेटिव डिजाइन सितंबर में कर लो या फिर अक्टूबर में कर लो, ठीक है। लेकिन आपको कोशिश ये करनी है कि आप बहुत ज्यादा डिले ना करें और लास्ट में मैथमेटिक्स को रखें और स्टार्टिंग में सी प्रोग्राम से स्टार्ट करें, क्योंकि वो ईजी होती है, आपको समझने में आसानी होगी और आपको मोटिवेटेड फील होगा जब आपके आंसर्स आ रहे होंगे, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे सी प्रोग्रामिंग के, तो वहाँ पर आप मोटिवेटेड फील करोगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करोगे आगे के लिए, ठीक है। और बाकी इसके अलावा अगर आप अपनी गेट की प्रिपरेशन को ट्रैक करना चाहते हो तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है प्रिपरेशन ट्रैकर का। वहाँ पर मैंने एक शीट दी जिसके अंदर जो भी सीएससी के सब्जेक्ट्स हैं उन सबको टॉपिक वाइज ब्रेक डाउन कर रखा है, और उन सबके आगे जो नंबर ऑफ रिवीजन है, नंबर ऑफ डीबीबीज है, नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज है, वो सारी चीजें वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। आप इस वीडियो को जाके देख सकते हो, काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो इस वीडियो में जो भी चीजें थी वो हमने देख ली है। जून से लेकर नवंबर तक 6 महीने के अंदर आप किस तरीके से सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो वो भी मैंने आपको बता दिया है। और बाकी अगर आपने अभी तक अपनी तैयारी शुरू नहीं करी है तो स्टार्ट कर दो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, और इस वीडियो को अपने सभी उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो गेट के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर गेट के लिए तैयारी करने की सोच रहे हैं, ठीक है। और बाकी इस वीडियो में इतना ही यार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रिपेयरिंग फॉर द गेट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।